नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे से होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे वीडियोस को इतना प्यार दिया, इतना पसंद किया और हमारे चैनल को आपने इतने लार्ज नंबर में सब्सक्राइब किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करते हैं कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो हमने अपने व्यूअर्स की डिमांड पे ही बनाया है, क्योंकि हमारे कई व्यूअर्स ने ये कहा था कि कार कौन सी अच्छी है, कार में क्या कमियां हैं, ये सब बातें, कौन सी कार लॉन्च होने वाली है, कौन सी कार लॉन्च हो चुकी है, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, इस बारे में हम लोग बहुत बात करते हैं। मगर कई ऐसे भी लोग हैं जिनको कार खरीदनी है और सबसे बड़ी मुश्किल तब आती है जब उनके पास कई सारे कार्स के ऑप्शन होते हैं, विकल्प होते हैं, उनको चूज़ करने में दिक्कत आती है कि कौन सी कार खरीदें, कौन सी कार उनके लिए बेटर है, कहीं वो डिसीजन गलत तो नहीं ले रहे हैं, और अगर वो ये कार लेने जा रहे हैं तो क्या इसके क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, कोई अपकमिंग कार्स हैं, या वो कोई पर्टिकुलर कार को ओवरलुक तो नहीं कर रहे हैं कि ये कार छूट जा रही है, बाद में जब उन्होंने कार खरीद ली तब उनको ये लगता कि अरे इससे बेटर तो वो कार थी। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो बनाया गया है, जिसमें हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि जब भी आपको एक कार खरीदनी हो तो उसमें आपको किस मेथड को यूज़ करना चाहिए, कैसे ऑब्जेक्टिवली पॉइंट वाइज आप बहुत आसानी से ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी कार आपके लिए बेहतर है। तो ये चीज़ें आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, अगर कुछ सुझाव देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, तो जब भी आप कभी किसी डिसीजन को लेने में डाउट में होते हैं, आपको संदेह होता है, संशय होता है कि आप सही निर्णय ले रहे हैं कि नहीं, तो हमेशा से एक मेरी ये आदत रही है और मैं आपको भी ये सुझाव दूंगा कि जब भी आपको किसी भी चीज़ को डिसाइड करने में दिक्कत हो, एक पेन और पेपर उठाएं और जो जो आपके दिमाग में चीज़ें आ रही हैं उन सबको नोट करें। तो दोस्तों, आज भी हम आपसे यही कहेंगे कि कार को डिसाइड करने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो सबसे पहला काम ये करें, एक पेन और पेपर लें और उसमें बैठ के आप सारी चीज़ों को नोट करें। अब वो चीज़ें क्या हैं ये हम आपको एक एक करके बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है बजट। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपने कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोग कहते हैं पहला पॉइंट जो है वो आपको रिक्वायरमेंट है, या पहला पॉइंट है कि आप किस कैटेगरी की कार लेना चाहते हैं। मगर मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बजट। आपका बजट कितना है। बजट सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉस्ट नहीं होता है, एक रेंज होता है। यानी कि अगर आपका बजट लगभग 10 लाख है तो आपको 8 लाख से 12 लाख तक की गाड़ियों को देखना चाहिए, क्योंकि कोई गाड़ी मान लीजिए आपको 10 लाख की बजाय 8 लाख में मिल रही है, जो आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करती है, तो आपको पैसे बचा लेने चाहिए। या फिर अगर कोई ऐसी गाड़ी होती है जो बहुत अच्छी है, हल्की सी बजट से, ज़रा सी बजट से ऊपर है, 10, 15, 20%, तो आप हल्का सा बजट अपना स्ट्रेच करके उस गाड़ी तक भी जा सकते हैं, 12 लाख तक भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, बजट बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है और सबसे पहला पॉइंट वही है कि आप एक बजट बनाएं और एक रेंज बनाएं। उस रेंज के ऊपर आप बिल्कुल ना जाएं। डोंट ओवर स्ट्रेच योर बजट। ये पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। दोस्तों, जब आपका बजट डिसाइड हो गया है तब दूसरी बात आती है आपकी रिक्वायरमेंट की।
फ्रेंड्स, आजकल गाड़ियाँ बहुत तरह की आ गई हैं। गाड़ी आपको हैचबैक मिलेगी, आपको सेडान मिलेगी, आपको मिनी एसयूवी मिलेगी, आपको एसयूवी मिलेगी, आपको लार्ज एसयूवी मिलेगी, आपको एमपीवी मिलेगी। तो बहुत सारी कैटेगरी है कार्स की, और आप किस कैटेगरी की कार लेना चाहते हैं ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। तो दोस्तों, रिक्वायरमेंट ये हो गया कि आप जो हैं कितना गाड़ी चलाएंगे, कहाँ चलाएंगे, कैसी रोड पे चलाएंगे, और आपको गाड़ी किस पर्पस के लिए चाहिए। अब इसको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ आपको कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी की रिक्वायरमेंट क्या है। यानी कि ये आपकी सेकेंडरी कार है, यानी कि एक गाड़ी आपके पास ऑलरेडी है और आप एक दूसरी कार लेना चाहते हैं ताकि उसमें आपकी बड़ी कंबाइंड फैमिली है उसको ले जाना चाहते हैं, या फिर एक गाड़ी आपको चाहिए जो आपकी स्पाउस यानी कि वाइफ यूज़ करें, या फिर आपके बच्चों को स्कूल ड्रॉप करे ले जाए ड्राइवर। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, और ये भी हो सकता है, जो कि ज़्यादा कॉमनली पॉसिबल है, कि ये आपकी प्राइमरी कार है। यानी कि आप एक नई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, आपको नई गाड़ी की रिक्वायरमेंट है, और ये कार आपको अपने डेली ऑफिस पर्पस के लिए, अपने वर्क प्लेस जाने के लिए चाहिए। तो रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हो सकती हैं। आपकी पर्सनल कार प्राइमरी कार हो सकती है, आपकी सेकेंडरी कार हो सकती है, आपकी वो फैमिली कार हो सकती है, या फिर कई बार ये देखा गया है खासकर यंगर क्राउड में कि उनके पास ऑलरेडी एक कार होती है, बट एक नई कोई फ्लैशी सी कार आई, उनको अट्रैक्ट की, और उन्होंने उस कार को एज अ शौक, एज अ हॉबी लिया। ये चीज़ देखी गई थी महिंद्रा थार में। और अब मारुति की जो जिम्नी आई है, इसके लिए भी एक क्रेज देखा जा रहा है यंगर क्राउड में, कि वो इस तरह की गाड़ियों के लिए अट्रैक्ट होते हैं। उनके ऑलरेडी उनके घर में फैमिली में कार है, बट दे वांट टू गो फॉर अनदर कार। तो ये भी एक रीज़न गाड़ी को खरीदने का हो सकता है। तो अब हम लोग अगले पॉइंट पे चले, तो वो भी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड ही है कि गाड़ी आपको कैसी रोड्स पे चलानी होगी। यानी कि गाड़ी आपको अगर सिटी में चलानी है जहाँ पे रोड अच्छी होती हैं तो आपको अलग तरह की गाड़ी चाहिए। अगर आपको विलेज में चलानी है, गांव में चलानी है, तो अलग तरह की चाहिए। अगर आपके शहर में या टाउन में रोड अच्छी नहीं है, या विलेज में है गाड़ी आपकी जहाँ पर रोड बहुत ख़राब हैं, तो आपको डिफरेंट टाइप की गाड़ी चाहिए। अगर आप सिटी ड्राइविंग करते हैं जहाँ ट्रैफिक बहुत होता है, कि आप हाईवे में ड्राइव कर रहे हैं जहाँ पर आपको रोड अच्छी सन्नाटे वाली मिलेगी मगर सेफ्टी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी, तो इन सब चीज़ों पे काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए। दूसरी चीज़ आती है कि आपकी डेली ड्राइविंग कितनी है। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और मेरा ये मानना है कि अगर आपकी डेली ड्राइविंग 50 किलोमीटर के अंदर है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, इफ़ योर डेली ड्राइविंग इज़ अराउंड 50 किलोमीटर्स, या फिर मंथली ड्राइविंग अराउंड 1200 से 1500 किलोमीटर है, तो आपको डीजल गाड़ी की तरफ नहीं जाना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कंपेयर करेंगे तो एक ही मॉडल की दो गाड़ियां, पेट्रोल और डीजल, उन दोनों के दाम में करीब करीब 1 से 1.5 लाख का फ़र्क होता है। आप कोई भी गाड़ी उठा के देख लें जिनकी पेट्रोल और डीजल दोनों आती हैं, उनकी कार के प्राइस में लगभग इतना अंतर होगा। तो अगर आपकी ड्राइविंग ज़्यादा है, 3000-4000 किलोमीटर है पर मंथ, तो आप ज़रूर डीजल कार की तरफ जा सकते हैं। मगर अगर आपकी लिमिटेड ड्राइविंग है तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि यू शुड गो फॉर द पेट्रोल कार। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ों को देखते हुए, रिक्वायरमेंट के जितने पॉइंट्स अभी हमने आपको बताए हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए ये चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको कि आपको पेट्रोल कार लेनी है कि डीजल कार लेनी है।
दूसरी चीज़, अगर आपकी ड्राइविंग कैसी रोड्स पे है, आपको सेडान प्रेफर होगी कि हैचबैक, कि आपको एसयूवी। जैसे हमने अभी बताया था आपको कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम आपको देते हैं कि अगर आपकी छोटी फैमिली है और आपकी सिटी ड्राइविंग है जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, आप एक अच्छी हैचबैक ले सकते हैं, क्योंकि वो हैवी ट्रैफिक को बहुत आसानी से मैनूवर कर सकते हैं। आप उसमें बहुत आसानी से आप भारी भरकम ट्रैफिक में छोटी गाड़ी को ले जा सकते हैं। और अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो ऑब्वियसली आपको एक बड़ी गाड़ी चाहिए। अगर आपकी फैमिली में 5 लोग हैं तो आप एक सेडान ले सकते हैं जिसमें आपका 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं, लगेज भी आ जाएगा। या अगर आपकी फैमिली 5 लोग से ज़्यादा है या आप एक ड्राइवर रखते हैं और आप 5 लोग हैं, तब आपको 6 या 7 सीटर में जाना पड़ेगा। तब आपको 6 सीटर 7 सीटर एसयूवी या एमपीवी लेनी पड़ेगी। अगर आप टाउन में, छोटे शहर में या फिर विलेज में रहते हैं या आपके शहर में रोड अच्छी नहीं है, तो आपको एक एसयूवी लेनी पड़ेगी। अगेन, अगर फैमिली छोटी है तो मिनी एसयूवी से काम चल जाएगा, अगर फैमिली बड़ी है तो आपको बड़ी एसयूवी चाहिए। तो इस तरीके से आप ये जज कर सकते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कौन सी कार लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब ये चीज़ क्लियर हो गई आपको कि आपका बजट कितना है और आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह की कार के लिए है, तो फिर चीज़ें काफ़ी इजी हो जाती हैं। आप एक, जहां आप लिस्ट बना रहे थे, उस पेन और पेपर को लेके इसमें लिख लीजिए कि आपको सेडान चाहिए, कि एसयूवी सही रहेगी आपके लिए, कि एमपीवी सही रहेगी, और इस बजट में कौन कौन सी गाड़ियां आती हैं, कौन कौन सी, जैसे आपको सेडान प्रेफर हो रही है तो कौन कौन सी सेडान्स आएंगी, अगर एमपीवी सही लग रही है तो कौन कौन सी एमपीवी आएंगी। उसके बाद आप जितनी भी गाड़ियां आपके बजट में हैं, अभी हम एग्जांपल के तौर पे उठा लेते हैं एमपीवी की बात। आजकल एमपीवी का बड़ा क्रेज़ है, मल्टीपर्पस या मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, जिसमें आप अपनी बड़ी फैमिली को आराम से बैठा सकते हैं। इसमें एमपीवी में अगर देखें इंडिया में, तो जो पॉपुलर एमपीवीज हैं उसमें अगर आप स्टार्टिंग देखेंगे, बिल्कुल शुरुआत, तो रेनॉल्ट ट्राइबर से करते हैं, उसके बाद अर्टिगा आती है, XL6 आती है सुजुकी की, फिर किया की करेंस आती है, इस तरह से इवन इनोवा आती है। तो ये सारी गाड़ियां एमपीवी में आ जाती हैं। तो जैसे अभी हमने बताया कि आपका बजट कितना है और आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, इसके हिसाब से आपने देख लिया कि आपके बजट में कौन कौन सी गाड़ियां आ रही हैं। अब अगली चीज़ क्या करनी है आपको, उन सारी गाड़ियों के बारे में, उन सारी कार्स के बारे में आप आराम से घर बैठ के इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कि कौन सी गाड़ी में क्या क्या खूबियां हैं और क्या क्या कमियां हैं। हर गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, आपको ये मालूम चल जाएगा कि गाड़ी में क्या क्या फीचर्स हैं। तो जैसे आपने ये चूज़ कर लिया है कि आपको पेट्रोल गाड़ी चाहिए कि डीजल, आप जैसे मान लीजिए पेट्रोल चाहिए तो डीजल कार्स को अलग कर दीजिए। फिर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि भाई हमको एमपीवी चाहिए, हमको सेडान या हैचबैक नहीं चाहिए, तो आप सारी एमपीवीज जो आपके बजट में आती हैं पेट्रोल वाली वो अलग कर लीजिए। और उसके बाद उन सारे गाड़ियों को, जैसे आप एमपीवी पे जा रहे हैं तो सारी एमपीवीज को कंपेयर कर लीजिए जो आपके बजट में आती हैं, या अगर आप सेडान में जा रहे हैं तो आप सारे सेडान्स को कंपेयर कर लीजिए। आपको कंपेयर क्या क्या चीज़ें करनी है, आपको कंपेयर करना है इंजन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंजन गाड़ी का, कौन सा इंजन है, उस इंजन में कितनी पावर है, कितनी फ्यूल एफिशिएंसी है, वो इंजन कितना ट्राइड एंड टेस्टेड है, कोई नया इंजन है या पुराना बिल्कुल मंझा हुआ इंजन है जो बहुत सारे सालों से बहुत सारी गाड़ियों में अच्छा खासा प्रूवन इंजन है। और गाड़ी का सस्पेंशन कैसा है, गाड़ी में क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं, खासकर सेफ्टी फीचर्स। आजकल दोस्तों सेफ्टी फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, कार कंपनीज इस पर बहुत जोर दे रही हैं।
तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो कार आप ले रहे हैं उसमें क्या क्या सेफ्टी फीचर्स हैं, गाड़ी अपडेटेड है कि नहीं है। यानी कि जैसे कई कार हैं जो कई सालों से चली आ रही हैं, एग्जाम्पल पे आप अर्टिगा उठा सकते हैं जो, या होंडा सिटी ले सकते हैं, जो कई सालों से होंडा सिटी आपको मालूम है कि इंडिया में होंडा सिटी बहुत सालों से चल रही है। क्या कितने रिसेंटली होंडा सिटी को अपडेट किया गया या फेसलिफ्ट किया गया, इसको देखिए। और अपडेटेड या फेसलिफ्टेड जो गाड़ी है, क्या उसमें सारे सेफ्टी फीचर्स हैं जो कि होने चाहिए कि नहीं। 6 एयरबैग्स आजकल बहुत कार्स में आ गए हैं, ABS है, EBD है, ये सारे सेफ्टी फीचर्स गाड़ी में हैं कि नहीं है, ये आप कंपेयर कर लीजिए जो आपकी रिक्वायरमेंट और बजट में गाड़ियां आती हैं उनकी। जब आपने ये कंपेयर कर लिया तो बहुत इजी हो जाएगा आपको चूज करना कि भाई मेरे बजट में ये गाड़ियां आती हैं, इसमें हमको भाई सेडान लेनी है या हैचबैक लेनी है या MPV लेनी है, SUV लेनी है। और अगर हमको कोई भी लेनी है, जैसे मान लीजिए SUV लेनी है, तो उसमें कौन कौन सी गाड़ियां आती हैं और इन चारों पांचों गाड़ियों में हमको किस गाड़ी में कौन कौन से फीचर्स मिल रहे हैं, कौन से नहीं मिल रहे हैं, इंजन कैसा मिल रहा है, किसी गाड़ी में आपको कोई फीचर अच्छा मिले, किसी में कोई। तो इस हिसाब से आप एक लिस्ट बना सकते हैं अपने पसंद की गाड़ियों की, जो आपके बजट में है, जो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैं और जिसमें जैसे जैसे फीचर्स हैं। और इन सारी गाड़ियों में आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये आमतौर पे देखा जाता है कोई कार कंपनी किसी कार में बहुत अच्छे कुछ फीचर्स देती है मगर कुछ फीचर्स मिसिंग होते हैं, कोई दूसरी कंपनी की कार में दूसरे फीचर होंगे जो बहुत अच्छे होंगे और कुछ फीचर ऐसे होंगे जो नहीं होंगे। तो आप जो गाड़ियां आपने शॉर्टलिस्ट की हैं उनके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स नोट कर लीजिए कि भाई फलानी गाड़ी में ये प्लस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट है, इस गाड़ी में ये प्लस है, ये माइनस है। मान लीजिए आप होंडा सिटी और Hyundai वर्ना को कंपेयर कर रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं कि होंडा सिटी में ये चीज़ें अच्छी हैं, ये चीज़ें खराब हैं, और वर्ना में ये चीज़ें अच्छी, ये चीज़ें खराब हैं। तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी और कंपेयर करना बहुत इजी हो जाएगा। दोस्तों, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हम लोग ओवरलुक कर जाते हैं। हम लोग गाड़ी खरीदने की इतनी हड़बड़ी में रहते हैं कि ये नहीं देखते हैं कि जिस कैटेगरी की गाड़ी हम लेने जा रहे हैं उसी कैटेगरी की कोई नई कार शायद 15 दिन बाद या 1 महीने बाद लॉन्च होने वाली है। आजकल ये चीज़ बहुत इजी हो गई है, आपको इंटरनेट पे सब मिल जाता है, एडवर्टाइजमेंट में आप देख सकते हैं, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सी अपकमिंग कार्स हैं। हमारे चैनल पे भी आपको अपकमिंग कार्स मालूम चल जाएंगी। और जो अपकमिंग कार्स आ रही हैं, अगर आप अपनी कैटेगरी जो आपने शॉर्टलिस्ट की है अपने बजट में, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो गाड़ियां आपने शॉर्टलिस्ट की हैं उसी तरह की कोई गाड़ी अगर आने वाली है तो आप सर्च कर सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है, आप गूगल में डालेंगे अपकमिंग कार्स इन, फॉर एग्जांपल आपका बजट 10 लाख है, इन 8 to 12 लाख रेंज। अगर आप मान लीजिए सेडान ले रहे हैं तो सेडान, इसको भी डाल दीजिए गूगल में, तो आपको बहुत आसानी से कई सारी वेबसाइट्स पे, कई चैनल्स पे ये बहुत जानकारी आसानी से मिल जाएगी कि जिस तरह की कार आप ढूंढ रहे हैं और जो आपने शॉर्टलिस्ट की हैं 4-5 कार, उसके अलावा क्या कोई कार उसी तरह से या उससे बेहतर आने वाली है। तो मान लीजिए कोई कार अगर उसी रेंज में उससे बेहतर या उसके आसपास आने वाली है तो आप 15-20 दिन, 1 महीना अगर वेट कर सकते हैं तो वेट करिए, उस गाड़ी को आने दीजिए, तब उसको भी अगर आप शॉर्टलिस्ट में डाल सकते हैं। और अगर आप वेट नहीं कर सकते हैं तब तो आप जितनी गाड़ी आपने शॉर्टलिस्ट की हैं आप उसी में से जा सकते हैं, उसी में से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, गाड़ी शॉर्टलिस्ट हो गई है, अपकमिंग कार भी आपने देख लिया है। अब क्या करना है? अब आपको करना ये है कि जितनी गाड़ियां आपने शॉर्टलिस्ट की हैं सारी गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव कर लीजिए। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है
अगर आप सिर्फ पेपर वर्क करेंगे और प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, सिर्फ थ्योरी करेंगे और प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। आपको गाड़ी में शोरूम में जाके गाड़ी को बहुत कायदे से देखना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि अगर आपने गाड़ियां शॉर्टलिस्ट कर ली हैं, 2-3 गाड़ियों में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक नहीं 2 बार भी टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं, या फिर एक बार काफ़ी कायदे से अपनी फैमिली मेम्बर्स को ले जाके आप, क्योंकि कार में आप अकेले नहीं बैठेंगे, आपकी फैमिली भी साथ में बैठेगी, तो आप सब लोग जाइए, उस गाड़ी को चला के फ्रंट सीट में, पैसेंजर सीट में, बैक सीट में, हर तरीके से बैठ के गाड़ी को देखें, आप गाड़ी को चेक करें, चलाएं उसको, कैसी चल रही है गाड़ी, इंजन कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है, स्टीयरिंग व्हील कैसा है, उसका सस्पेंशन कैसा है गाड़ी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर गाड़ी जब आप घुमा रहे हैं तो टर्निंग रेडियस कैसा है उसका, गाड़ी में जो लोग पैसेंजर्स पीछे बैठे हैं उनको कितना कंफर्ट है, उनके पास कितना लेग रूम है, कितना आर्म रूम है, कितना नी रूम है, कितना हेड रूम है, बहुत ध्यान से देखना चाहिए आपको। एसी कितना इफेक्टिव है। तो टेस्ट ड्राइव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी गाड़ियाँ आपने शॉर्टलिस्ट कर ली हैं उनकी सबकी टेस्ट ड्राइव करें, आप सारे फीचर्स चेक करें जो आपने अभी तक नोट डाउन किया है, देखें कि वो फीचर सही में उतने बढ़िया हैं जितना कंपनी बताती है कि नहीं है। गाड़ी की बूट स्पेस जरूर चेक करें दोस्तों, क्योंकि अगर आप एक फैमिली कार ले रहे हैं जो आप फैमिली के साथ आप कहीं जाएंगे, मान लीजिए आपको ट्रिप पे जाना हो, शॉर्ट ट्रिप है कि लॉन्ग ट्रिप है, और ये भी हो सकता है कि कहीं आपको ऑफिस में ही या अपने वर्क प्लेस पे, अपनी शॉप पे सामान ले जाना है, तो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपके पास बूट स्पेस है गाड़ी में कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को आप टेस्ट ड्राइव में जज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जितनी बातें अभी तक हम लोग ने की हैं, पहले थ्योरी यानी कि पेपर वर्क, उसके बाद टेस्ट ड्राइव, ये मैं 100% कह सकता हूं कि इतना अगर आप कर लेंगे तो आप बहुत आसानी से डिसाइड कर लेंगे कि आपके लिए कौन सी गाड़ी बेहतर है। तो फ्रेंड्स, जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपके हिसाब से कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट है, आपने टेस्ट ड्राइव करके आप पसंद कर लिया है, तो अगला स्टेप है कि आप उस गाड़ी को किस प्राइस में जो मिल रहा है, ये प्राइस, उसमें कितना मैक्सिमम पैसा बचा सकते हैं अपने लिए, कितनी सेविंग कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अभी शॉर्ट में बताऊंगा, डिटेल्ड वीडियो आने वाला है, उसके लिए वेट करिएगा। बट समराइज मैं कर देता हूं कि जब आपने डिसाइड कर लिया कौन सी कार लेनी है, तो एक काम ज़रूर करें, आप चेक करें कि कार में आपका डीलर जो है वो कौन कौन सी डिस्काउंट दे रहा है। अगर आप एक मीडियम या बड़े शहर में रहते हैं तो बहुत स्वाभाविक सा है, ऑब्वियस सा है कि कई सारे डीलर्स होंगे। तो आप ये कर सकते हैं कि जो कार आपने पसंद की है वो डिफरेंट डीलर्स के पास जाके आप देखें कि वो आपको क्या ऑफ़र दे रहे हैं, और आप ये कह भी सकते हैं दूसरे डीलर से कि भाई पहले डीलर ने हमको ये ऑफ़र दिया है, इससे बेटर आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑफ़र्स में अगर देखें तो कई बार अगर आप गाड़ी फेस्टिवल सीज़न में लेते हैं, जैसे नवरात्र हो गया या दिवाली टाइम हो गया या न्यू ईयर टाइम हो गया, तो आपको कई बार कंपनीज ऑफ़र देती हैं। ये भी होता है कि कई बार ईयर एंड यानी कि दिसंबर महीने में कंपनीज अपने स्टॉक को क्लियर करने के लिए ऑफ़र देती हैं, कई बार मार्च एंड में ऑफ़र आ जाते हैं। तो ये सारे ऑफ़र्स के लिए आप देखें, ध्यान दें। इसके अलावा कई बार कंपनीज अलग अलग तरह के डिस्काउंट्स देती हैं, जैसे कॉर्पोरेट डिस्काउंट देती हैं, एक्सचेंज बोनस देती हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए, डीलर से बात करनी चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि आप भाई फलाना डीलर तो ये डिस्काउंट दे रहा, आप कितनी देंगे, उससे 10,000 ज़्यादा देंगे। निगोशिएट करना चाहिए, उनसे डिस्कस करना चाहिए। अगली चीज़ जो आप निगोशिएट कर सकते हैं वो इंश्योरेंस। गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि गाड़ी आप जब शोरूम से अपने घर के लिए ले जाएंगे, परचेस कर लेंगे, तो आपके पास इंश्योरेंस डे 1 से होना चाहिए। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कार कंपनीज क्या करती हैं कि
खासकर डीलर क्या करते हैं, वो इंश्योरेंस खुद बेचते हैं और उसमें अच्छा खासा कमीशन ले लेते हैं। तो इससे बचने के लिए बेटर ऑप्शन क्या है कि आप इंटरनेट पे बैठ के या फिर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में के ऑफिस में जाके ये पता कर सकते हैं कि इस कार का कितना इंश्योरेंस होना चाहिए मिनिमम। आप डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज के इंश्योरेंस को वेबसाइट पे या इंटरनेट पे कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सबसे कम इंश्योरेंस, सबसे कम प्रीमियम वाला इंश्योरेंस कौन सा है। उसके बाद आप डीलर से मना मत करें, डीलर से आप बताएं जाके कि भाई हमको ये इस कार का इंश्योरेंस बाहर से इतना मिल रहा है, आप क्या इस प्राइस को बेटर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये कहेंगे कि भाई, अगर डीलर से आप ये बोलेंगे कि हमको बाहर ये प्राइस मिल रहा है, अगर आप इंश्योरेंस इस प्राइस में देंगे तभी मैं आपसे लूँगा, नहीं तो मैं इंश्योरेंस बाहर से ले लूँगा, तो 90% चांसेस होंगे कि डीलर आपको डिस्काउंट करके इंश्योरेंस उसी प्राइस में दे देगा। तो इस तरीके से भी आप अपने नई गाड़ी के परचेस करने में पैसे बचा सकते हैं। उसके बाद ये भी कर सकते हैं, आप डीलर से बात करें कि भाई क्या क्या एक्सेसरीज आप फ्री दे रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी कोई डीलर जो है 2-4 एक्सेसरीज फ्री देता है आपको एज अ गिफ्ट, तो आप इस चीज़ को भी पता करें कि कौन सा डीलर कौन कौन सी एक्सेसरीज दे रहा है गाड़ी के साथ में। तो दोस्तों, जब आपने बहुत कायदे से नेगोशिएट कर लिया डीलर से कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल गई, आपको इंश्योरेंस भी एक अच्छे प्राइस मिल गया, आपको कुछ फ्री एक्सेसरीज भी मिल गई, उसके बाद आप डीलर को ये ज़रूर बताएं कि गाड़ी आप कब तक देंगे, इसकी डेट बताएं। अगर बहुत लंबी वेटिंग पीरियड है तो आप उनसे ये भी नेगोशिएट कर सकते हैं कि भाई हमको दूसरा डीलर गाड़ी 2 महीने में दे रहा है, आप बता रहे हैं 4 महीने, तो उस पर प्रेशर डालिए कि आपको वो गाड़ी जल्दी से जल्दी दे। दूसरी चीज़, डीलर से ये ज़रूर बताएं कि गाड़ी जब गाड़ी आ जाएगी उनके डीलरशिप पे, तो वो आप उसकी पीडीआई ज़रूर करेंगे, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। इसके बारे में जैसे मैंने बताया हम वीडियो अभी आगे डालेंगे, मगर प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन में आप गाड़ी को चेक करते हैं गाड़ी के शोरूम में या फिर इवन गाड़ी के जहां स्टॉक यार्ड होता है, जहां पे गाड़ियां इनकी खड़ी होती हैं, आप जाके अपनी गाड़ी को चेक कर सकते हैं। बहुत डिटेल में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए उसकी पूरी लिस्ट है, हम बताएंगे आपको। मगर डीलर को ये बताने से क्या होगा कि हम गाड़ी की पीडीआई करेंगे, इससे डीलर ये समझ जाएगा कि वो आपको कोई गलत गाड़ी नहीं पकड़ाएगा, कोई फॉल्टी गाड़ी नहीं पकड़ाएगा। आप जानता है कि आपको भी नॉलेज है, इसलिए वो आपको इस तरह से ट्रीट करेगा कि आप नॉलेजेबल कस्टमर हैं और फॉल्टी गाड़ी बेचने से वो आपको बचेगा। इसके बाद दोस्तों, आपने गाड़ी डीलरशिप पे जाके इसकी पीडीआई कर ली, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन कर लिया, गाड़ी को कायदे से चेक कर लिया। उसके बाद जिस दिन आपकी डिलीवरी डेट है उस दिन आप जाएं, जितना भी आपका रिमेनिंग पेमेंट है, हमेशा पेमेंट को पहले मत करिए पूरा, डिलीवरी डेट के दिन फाइनल पेमेंट करिए। उस दिन सारे डॉक्यूमेंट्स आप चेक करिए कि आपको जितना आपने पेमेंट दिया है, एक शोरूम से लेके जितनी भी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हैं, इंश्योरेंस, आरटीओ, वो सारी चीज़ों का आपके पास बिल होना चाहिए। कंपनी को, डीलरशिप को आपको इनवॉइस बिल देना चाहिए। इसको आप चेक करें कायदे से, गाड़ी को फर्दर फाइनल इंस्पेक्शन करें, देखें उसको कि कहीं कोई स्क्रैच वगैरह तो नहीं पड़ा हुआ है, कहीं कुछ साफ़ करने में गाड़ी में कुछ गंदगी या कोई दिक्कत तो नहीं हो गई है। जो जो एक्सेसरीज़ आपको कंपनी ने, डीलर ने प्रॉमिस किया था देंगे, वो सारी एक्सेसरीज़ गाड़ी में लगाई हैं कि नहीं लगाई हैं। और उसके बाद दोस्तों, गाड़ी आप फाइनली डीलरशिप से अपने घर भी ले जाएं और आपको नई कार के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। तो दोस्तों, ये वीडियो आपने देखा, इसमें हमारा प्रयास था कि आपको ये चीज़ समझाएं, ये चीज़ आपको एनालाइज करना सिखाएं कि कौन सी गाड़ी आपको जब लेनी हो नई गाड़ी तो कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, आपके लिए कौन सी गाड़ी बेटर है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से
आपके बजट के हिसाब से आपके लिए कौन सी गाड़ी आपको चूज़ करनी चाहिए, ये सारे पॉइंट्स हमने बताने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों उसको लाइक करिएगा। अगर आप कोई सजेशन या सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।